जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं हूं अजय नागर। आप देख रहे हो शिक्षाविद अजय में आपका स्वागत है। जैसे कि आप क्लास बोर्ड पर देख रहे हो कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित का जो अभी इस वर्ष में पेपर हुआ है उसका मैं आज आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके लिए मैं लाया हूं ऑब्जेक्टिव। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व किया जाता है। मेरे हाथ में है वो का वही पेपर। इसके जो 5 क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पूरा पूरा पेपर आपको सॉल्व होता दिखे। बिल्कुल आसान तरीके से देखना अब मैं कैसे करता हूँ, वैसे ही आपको तरीका आपने एग्जाम में सोचना है। ठीक है, देखो कैसे। प्रश्न, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं व सभी कोण बराबर हो तो वहां है। जिसकी क्या बोला है, जिसकी सम्मुख भुजाएं व सभी कोण किसके बराबर होते हैं। देखो आयत का एक कोण 90 डिग्री होता है। अगर आपने आपकी बुक में लेसन 2 में है ये सब। आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है। आयत में ये 2 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इधर देखो समांतर चतुर्भुज, लेकिन समांतर चतुर्भुज वो है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज होता है। अगर मैं यह बनाने की कोशिश करूं तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसका ये 2 विकर्ण मिलते हैं, ये विकर्ण ऊपर मिलते हैं, तो जिसके ये विकर्ण बराबर होते हैं और ये कोण बराबर होते हैं। ये कोण भी बराबर होते हैं। ये आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है और ये चारों कोण बराबर रहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन होगा समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का देखो, समलंब चतुर्भुज का अगर मैं चित्र बनाऊं, समलंब चतुर्भुज का, तो ये समलंब चतुर्भुज है। देखो आमने सामने की भुजा के बराबर है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये 2 बराबर है, लेकिन ये छोटी है ये बड़ी है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है समलंब चतुर्भुज की, और समचतुर्भुज की भी नहीं रहेगी। तो ये याद रखना कि सम्मुख भुजाएं और सभी कोण बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड पर आओ। एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता होगी। मैंने कल परसों स्कूल में पढ़ाया मेरे बच्चों को कि 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं और 6 में ही वो नंबर रहते हैं। तो पासे में आने वाली संख्याओं की अनुकूल परिणाम कितने होंगे। देखो 1 2 3 4 5 ये 6। पासे में ये 6 नंबर ही होते हैं, है ना। जब भी हम उसको फेंकेंगे तो इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा। तो पासे में 6 परिणाम आते हैं। टोटल परिणामों की संख्या 6 हो गई। तो देखो पूछा क्या, एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 5 से छोटी कितनी संख्या है, 5 से छोटी 5 ये नहीं चाहिए, 5 से छोटी 1 2 3 4। तो 4 अनुकूल परिणाम प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। ये प्रायिकता का जिसको सूत्र पता है वो कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सिक्के का सूत्र आ जाए, शायद इस बार सिक्के का आ जाए, है ना। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, पहले अनुकूल परिणाम 1 2 3 4, तो 4 ये होगी 4। और कुल परिणाम कितने हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं तो बटे 6, है ना। तो 4/6 ऑप्शन में है क्या भाई, 4/6 ऑप्शन में है। देखो 4/6, इस 4/6 की जगह 2/3 भी हो सकता था। 2 दूनी 4 2 3 6, लेकिन आपको सरल करके नहीं दिया है, डायरेक्ट 4/6 दिया है ना। अगर सिक्के का जाए तो आप कर सकते हो। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, तो 1/2 1/2 होगी दोनों की। वो अपन करेंगे, पूरा पेपर सोल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। अब देखो प्रश्न नंबर 3, संख्या 4096 यानी कि 4096 का वर्गमूल होगा। 4096 का वर्गमूल होगा। 4096 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, इधर ध्यान से देखना। 4096 है ना। अब पहली बात तो ये कि इसका इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 किस किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 होता है, मैंने बता रखा है मेरी क्लास में। तो कि 1 का 1 होता है, 1 का वर्ग करूंगा तो एक इकाई अंक आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा। तो 4 का 16, 16 का 6, तो या तो इसका अंतिम अंक 4 या 6 हो सकता है ना।
क्योंकि 4 का अगर वर्ग करूंगा तो 16 आएगा। 16 का 6 इकाई का अंक हो सकता है, और 6 का अगर वर्ग करूंगा तो 6 छंग 36, उसका भी इकाई का अंक 6 आएगा। तो अंतिम अंक 4 रहेगा या 6 रहेगा, देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं वर्गमूल निकालता हूँ बड़ी संख्या का, तो मुझे एक संख्या छोड़नी है। जब 4 संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो ये एक संख्या में छोड़ दूंगा, और ये जो 40 आ रहा है, ये जो 40 आ रहा है ये नंबर, इधर ध्यान देना, जो 40 आ रहा है ये किस संख्या के वर्ग के पास में आ रहा है, ध्यान से सुनना, किस संख्या के वर्ग के पास में आ रहा है। देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, लेकिन 7 का वर्ग 49 40 से ज्यादा आ गया, तो मैं क्या लूंगा, 6 का वर्ग 36। तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 है, तो यहाँ दोनों की जगह 6 कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो या तो 64 का वर्गमूल है ये पूरा, या 66 का है। अब ये देखने के लिए जो 6 आया ना, 6 में एक बढ़ा के गुणा कर दो, 6 गुणित 7 कर दो, 6 गुणित 7 करूंगा तो 42 आ जाएगा। ये 42 40 से बड़ा है, तो मतलब कि छोटी संख्या का ही वर्ग रहेगा, ये 64 आएगा हमारा आंसर। अगर आप करके देख लेना अपनी पेन में, 64 गुणित 64 करोगे तो 40 96 आएगा। अब देखते हैं ये हमारा सही विकल्प में है कि नहीं। प्रश्न नंबर तीसरा, ए 99, बी 98, सी 96, डी 97। देखो इसमें पूरा ऑप्शन गलत है, ये मैंने इसमें से लिखा है बिल्कुल। अगर आपके पास पेपर होगा तो इसमें भी ये लिखा है संख्या 40 96 का वर्गमूल 99, 98, 96, 97। इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखा था, इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखा, तो हम ऑप्शन सही करेंगे। हम ऑप्शन ए को 64 बना लेंगे, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल 40 96 आएगा, ठीक है। संख्या 60 के घन में शून्यों की संख्या, घन मतलब किसी भी संख्या की घात 3 होना। घन का मतलब यही है, जैसे कि 2 का घन 3, 2 का घन 2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 मल्टीपल 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये घन का मतलब होता है। तो देखो 60 के घन में शून्यों की संख्या, तो 60 के घन में, देखो 60 के घन में शून्यों की संख्या, तो देखो सिंपल सा 60, पहले तो इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक 6, तो पहले 6 का कर लो, 6 छंग 36, 36 छंग 216। आपको 10 या 20 तक तो घन या स्क्वायर आने चाहिए, है ना। तो 6 छंग 36 216, ये 216, तो इसका घन आ गया 6 का, और इस 0 का घन क्या होगा, 0 गुणित 0 गुणित 0, तो 0 आएगा। लेकिन घन में क्या होता है कि जो भी इकाई का अंक होता है 0 होगा तो ये 3 बार लग जाएगा, क्योंकि घात 3 है, 1 2 3। तो अधिकतम घात 60 में घन के घन में शून्यों की संख्या 3 रहेगी, ठीक है। 6 छंग 36 छंग 216, और 0 की घात भी 3, मतलब कि 0 की घात कितनी बार गुणा करो तो 0 आता है। लेकिन घन में क्या होता है कि ये 0 3 बार लग जाता है, 3 घात है। तो अगर 2 घात होती 0 की तो 2 लगता, क्योंकि यहाँ घन पूछा है 3, तो इसलिए 3 0 लगेंगे, 3 0। अब देखो लास्ट हमारा 5वां, किसी संख्या का वर्ग 72 25 है तो संख्या क्या होगी। मैं थोड़ा इधर का मिटाता हूं, देखो इधर हम ये 5वां सोल्व कर रहे हैं। किसी संख्या का वर्ग 72 25 7225 है तो संख्या क्या होगी, 7225 है, 7225 है। तो मुझे ये तो अच्छी तरह से पता है कि 5 किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होता है। देखो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 16 में 6 इकाई का अंक है, 5 का 25 है ना। 5 वो संख्या है जिसका वर्ग के इकाई का अंक 5 है। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो 5, अगर मैं 5 मतलब वो अंतिम अंक 5 तो रहेगा, क्योंकि 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है, तो अंतिम अंक हमारा 5 तो रहेगा। 5 किसी का है क्या इसमें से, एक यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। देखो इसलिए 3 ऑप्शन दिए 5 5 वाले, यहाँ भी इकाई का अंक 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये ऑप्शन बी तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी डी में से चेक करते हैं, है ना। 72 25 है तो संख्या क्या होगी, देखो मतलब देखो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं कि ये किस संख्या का वर्गमूल है, तो अभी पता चल जाएगा।
है ना। अंतिम अंक 5 तो रहेगा डेफिनेटली, ठीक है 5 रहेगा, 5 रहेगा। तो मैंने बताया आपको 4 संख्या में एक संख्या छोड़ते हैं, एक संख्या छोड़ दी मैंने, एक संख्या छोड़ दी, ठीक है। तो 72 किस संख्या के वर्ग के पास में है, बताओ 72 किस संख्या के वर्ग के पास में है ना। देखो 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 9 की 81, 72 से ज्यादा होगा ना 81, तो इसलिए 8 करेंगे, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 और ये 5 था तो 5, यानी कि वो अंक हमारा 85 रहेगा। आ गया, कितना सरल तरीके से निकाल दिया। तो आपको ऑब्जेक्टिव करते समय ऐसी अप्रोच सोचना है ताकि ऑब्जेक्टिव भी जल्दी हो जाए और हमारा सवाल भी सही निकले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। वैसे तो हम पूरा आपका पूरा प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे यहाँ पर, है ना, तो बने रहिए 6 से 10 तक, है ना। आप जिसमें है रिक्त स्थान, देखो रिक्त स्थान कैसे सोल्व किया जाता है। आप देखो 2x + 8 = 16 है समीकरण, पहला प्रश्न है समीकरण 2x + 8 = 16 में x का मान क्या है। x का मान कैसे, आपने प्रश्नावली 1 पढ़ी होगी, उसमें x का मान ही निकालना सीखा होगा। देखो 2x + 8 = 16, अगर मैं यही सोल्व करूं इसे, यही सोल्व करूंगी इसे, तो यहाँ 2x वैसा का वैसा ही, ठीक है। मुझे x का मान चाहिए तो ये 16 बराबर में वैसा का वैसा ही, ये 8 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 8, तो 2x वैसा का वैसा ही बराबर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 चुकू 8, तो x का मान क्या आएगा 4, ये x के गुणे में था 2 इसलिए इधर 8 के बटे में चला गया, और 8 के बटे में चला गया तो 2 से भाग दिया 8 में, 2 चुकू 8, तो हमारा x का मान क्या आया 4, है ना, 2 चुकू 8, ये 4 आया आंसर, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7वां, मैंने कल ही पढ़ा है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख निरूपण, है ना, क्या होता है, एक वृत्त आलेख होता है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं पाई चार्ट होता है। तो वृत्त आलेख आप लिख सकते हो, वृत्त आलेख, वृत्त आलेख, वृत्त आलेख, है ना। मैंने बताया एक संपूर्ण गोला ही एक वृत्त आलेख के माध्यम से ही ये पूरा अपना अपने 360 डिग्री घूमता है। अगर एक बिंदु से घूमना शुरू करें और यहाँ आ जाए तो 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री में से हम कुछ भी दर्शा सकते हैं इसमें, है ना, कौन सा रंग कितने डिग्री का कौन है ना, त्रिज्यखंड निकाल कर। देखो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, सम होता है। देखो मैं एक सम संख्या लेता हूँ, एक विषम संख्या लेता हूँ। मैंने सम लिया 2 का वर्ग किया, और विषम ली मैंने 3 का वर्ग किया, तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ये सम संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये विषम संख्या क्यों है, क्योंकि 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 2 का वर्ग होगा 4, देखो ये 4 विषम संख्या है, 3 का वर्ग है 9, ये 9 भी विषम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है, सदैव सम होता है ना। किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होता है, सम संख्या ही होता है या सम ही होता है। 9 देखते हैं। किसी भी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है क्या कहलाता है, जिस पर वस्तु बेची जाती है। देखो खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया समझ में। जैसे आप किसी दुकान पे पेन खरीदने जाओगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार के लिए होगा वो विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने तो बेची और आपने लिए, तो आपके लिए तुमने खरीदी तो वो क्रय मूल्य हो गया, और दुकानदार के लिए जिसने आपको पेन बेची है वो विक्रय मूल्य हो गया। तो इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। अब देखो इसे ध्यान से देखना, मैं मिटाता हूं। ये देखो 3.02 × 10⁻⁻6, 3.02 गुणित 10⁻⁻6 का सामान्य रूप क्या होगा। देखो आपको दशमलव देख कर डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, इसे मैं यही सोल्व करता हूं, इसमें यही सोल्व करता हूं। देखो किसी भी संख्या का अगर पॉइंट हटाना हो तो जब भी मैं पॉइंट हटाऊंगा
अगर ये मैं पॉइंट हटाना हो मुझे, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 302। लेकिन जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे एक आ गया, है ना, नीचे एक आ गया, नीचे एक आ गया, और पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। आया समझ में? जब भी हमें किसी भी संख्या का पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट हटा के बटे में 1 लगाते हैं। पॉइंट हटा के बटे में 1 लगाया, और पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने अंक है, तो 1 2, 1 जीरो है, 1 2 है, तो 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दिया। अब ध्यान से देखो, गुणित इस 10 की घात -6 को अगर मुझे 10 की घात +6 बनाना हो तो क्या करूंगा, ये 10 की घात -6 ऊपर है, नीचे कर दूंगा ऐसे, तो 1 बटे 10 की घात 6 ये होगी प्लस, है ना। अब ध्यान से देखना, अब समझने की बात है, 302 वैसा का वैसे ही, 302 वैसा का वैसे ही, बटे 100 भी वैसा का वैसे ही, मल्टीपल 1 भी वैसा का वैसे ही। इस 10 की घात 6 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब 1 के पीछे 6 जीरो लगाने हैं मुझे, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दिए, 3 3 6। अब ध्यान से देखो, फिर मुझे इसे पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दूंगा मैं। देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गए पूरे। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखना 8 जीरो हो गए पूरे, तो इधर शुरू करेंगे 203 203, लेकिन मुझे तो 8 अंक पहले जीरो लगाना है, इधर बाद में जीरो लगाना है। देखो 1 2 3, अब मेरे पास तो बस ये 3 ही अंक थे जो क्वेश्चन में दे रखे थे, अब मैं जीरो जीरो लगाता जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ 1 जीरो ऐसे लगा दूंगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट जीरो, ठीक है। तो इसका सामान्य रूप ये होगा 0.1 2 3 3 4 5 4 5 302 302। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरा आपका एमपी बोर्ड का जो 2025-26 में पेपर था वो पूरा सोल्व करेंगे हम, बिल्कुल आसान तरीके से। आप इसे नोट कर सकते हो। इसी से मिलता जुलता भी 2027 में आपका एमपी बोर्ड का पेपर आएगा, है ना। ठीक है, कर लो नोट इसे।